जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं अंकित पाटीदार सागर कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश सीरीज के अंतर्गत देख रहे थे। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय हम लोगों ने देखा, उसके बाद में मध्य प्रदेश के गठन की बात करी और आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की नदियों की। मध्य प्रदेश की नदियों में सबसे पहली नदी होगी आपकी नर्मदा नदी, जिसको मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहा जाता है या मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो नर्मदा नदी अपवा तंत्र की हम चर्चा करेंगे, अर्थात नर्मदा नदी और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं मिलकर जो अपवा तंत्र का निर्माण करती है, उसी पर आज इस वीडियो में विस्तृत रूप से आपको मिलेगा या चर्चा होगी। दोस्तों क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग डायरेक्ट और बात करते हैं नर्मदा नदी अपवा तंत्र की। क्लियर? तो दोस्तों पता होगा नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली भी भारत की सबसे बड़ी या लंबी नदी है। दोस्तों इतना तो आप लोग जानते होंगे। क्लियर? अब मैं बात करता हूं नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी अनूपपुर जिले के अमरकंटक के नर्मदा कुंड से निकलती है। कहां से निकलती है दोस्तों? नर्मदा कुंड से निकलती है। क्लियर हुआ? नर्मदा कुंड से निकलती है। जहां से ये निकलती है तो इसकी ऊंचाई होती है 1051 मीटर। कितनी होती है दोस्तों? 1051 मीटर की ऊंचाई से नर्मदा नदी अनूपपुर जिले के अमरकंटक के नर्मदा कुंड से निकलती है। वहीं से निकलकर ये अपनी दिशा पश्चिम की ओर कर लेती है, अर्थात ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अंतिम रूप से खंबात की खाड़ी में जाकर या गुजरात के निकट खंबात की खाड़ी में जाकर ये नदी अंतिम रूप से विलीन हो जाती है। दोस्तों अंतिम रूप से जाकर विलीन हो जाती है। क्लियर? तो नर्मदा नदी का हमने उद्गम स्थल देखा, अर्थात अनूपपुर जिले के अमरकंटक के नर्मदा कुंड से, अर्थात 1051 मीटर की ऊंचाई से यह नदी निकलती है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अंतिम रूप से गुजरात के निकट खंबात की खाड़ी में जाकर यह नदी विलीन हो जाती है। दोस्तों क्लियर हुआ? इस नदी को अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि मध्य प्रदेश को या मध्य प्रदेश की जो प्रमुख नदी है जिसका नाम है नर्मदा, उसे रेवा, मेकलसुता, सोमोदोई, नामोदोस, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, आनंदमय नदी इत्यादि नामों से भी इसको जाना जाता है। क्लियर? या इसको अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। हम बात करते हैं रेवा नदी। रेवा नदी इसका प्राचीन नाम है, जो अनेक पौराणिक ग्रंथ है या अनेक हिंदू ग्रंथ है जिसमें इसका नाम नर्मदा का नाम क्या मिलता है? रेवा मिलता है। क्लियर? मेकलसुता, सोमोदोई, नामोदोस ये इसके अन्य उपनाम है। उसमें से अगर मैं नामोदोस की बात करूं तो ये आप लोगों को पता होगा, भूगोलविद एक वैज्ञानिक भूगोलविद था या भूगोल का ज्ञाता जिसको कह सकते हैं, जिसका नाम था टालमी। टालमी ने अपनी पुस्तक भूगोल में इसका नाम, नर्मदा का नाम क्या बताया? नामोदोस बताया। दोस्तों क्या बताया? नामोदोस। तो इसे आप नोट कर लेना, या तो देखना चाहो तो इंपोर्टेंट है कि नामोदोस नाम किसने दिया? तो टालमी ने दिया। किसने दिया? टालमी ने दिया। आगे बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश की इसे जीवन रेखा या लाइफलाइन भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सभी नदियों में मैं बात करूं तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर गुजर रही है। ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी भी है और एकमात्र, या देखा जाए वैसे बहुत सारी नदियां जीवित है लेकिन सबसे बड़ी जीवित नदी भी है। इसी कारण से मध्य प्रदेश की जीवन रेखा या आनंदमय नदी भी कहा जाता है या लाइफलाइन भी कहा जाता है। क्लियर? ये नदी हमें खुशी प्रदान करती है, इसीलिए इसे आनंदमय नदी भी प्रदान या आनंदमय नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर दोस्तों? अब आगे हम बात करते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल देखा और अन्य नामों की चर्चा करी। अब मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि इस नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो टोटल अगर कुल लंबाई की बात करूं मैं तो इस नदी की कुल लंबाई 13-12 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर है। दोस्तों क्लियर? और मध्य प्रदेश के संदर्भ में इस नदी की लंबाई की मैं बात करूं तो 1077 किलोमीटर है। अर्थात नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 13-12 अर्थात 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में इस नदी की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 1077 किलोमीटर है। क्लियर हुआ? ये नदी दोस्तों आपको पूछ ले कि कितने राज्यों से प्रवाहित होती है या कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो याद रखना है दोस्तों आप लोगों को कि ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के अलावा गुजरात, अर्थात 3 राज्यों में यह नदी प्रवाहित होती है। कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। इन तीनों राज्यों में इसकी संपूर्ण लंबाई की मैं बात करूं तो 1312 किलोमीटर है। वहीं इस नदी की मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करूं तो इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। कितनी है? 1077 किलोमीटर है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो 3 राज्यों से यह नदी प्रवाहित होती है।
इस नदी की सहायक नदियों की अगर मैं चर्चा करना चाहूं तो इस नदी की सहायक नदियों में लगभग बड़ी छोटी मिलाकर 41 सहायक नदियां हैं नर्मदा की, अर्थात 41 सहायक नदियां मिलकर नर्मदा के अफवाह तंत्र का निर्माण करती है। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, कुछ इंपोर्टेंट नदियों मैंने यहाँ पर बनाया भी है, दर्शाया भी है। तो नर्मदा की 41 सहायक नदियां मिलकर नर्मदा नदी तंत्र या नर्मदा नदी अफवाह तंत्र का निर्माण करती है दोस्तों। क्लियर हुआ? इनमें से कुछ बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं तो कुछ दाईं ओर से। जैसे दाईं ओर से मिलने वाली नदियों की संख्या 19 है दोस्तों। कितनी है? 19 है। उनमें दाईं ओर से नदियों में मुख्य देख सकते हैं जैसे बरगी, बारना, कोलार, मान, हिरण। क्लियर हुआ? इस प्रकार की और भी कई नदियां मिलकर अर्थात 19 नदियां दाईं ओर से मिलती है और आपका लगभग 22 नदियां इसके बाईं ओर से मिलती है। इसमें किसमें मिलती है? बाईं ओर से मिलती है, जिनमें शेर, सकड़, दूधी, तवा आप लोगों को दिख रहा होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो लगभग 22 नदियां हैं जो इसके बाईं ओर से नर्मदा नदी में मिलती है या जाकर विलीन हो जाती है दोस्तों। क्लियर हुआ? तो आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि नर्मदा की कितनी सहायक नदियां हैं तो 41 है, बाईं ओर से कितनी मिलती है तो 22 मिलती है, दाईं ओर से कितनी मिलती है तो 19 नदियां जाकर नर्मदा में विलीन हो जाती है। क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं। तो नर्मदा नदी एक भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, अर्थात ये भ्रंश घाटी या सतपुड़ा की भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, अर्थात दरार घाटी में प्रवाहित होती है। तो पहले मैं बता देता हूं, कई बार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के निम्नों में से बताइए ऐसी कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी का उदाहरण नहीं है या भ्रंश घाटी का निर्माण करती है दोस्तों। क्लियर? तो उसमें हम बात करेंगे नर्मदा नदी भी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, अर्थात भ्रंश घाटी में यह नदी भी प्रवाहित होती है। क्लियर हुआ? तब भ्रंश घाटी क्या होता है थोड़ा सा ये देख लेते हैं। जब दो स्थलीय भूखंडों में आपस में तनाव होता है या खींचाव होता है जिसके परिणाम स्वरूप वो दूर खिसकने का प्रयास करते हैं और उसी के परिणाम स्वरूप बीच का भाग नीचे की ओर धंस जाता है। क्लियर? इसके परिणाम स्वरूप एक घाटी का निर्माण होता है। ऐसी घाटियों को हम भ्रंश घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भ्रंश घाटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग, ये इस टाइप से भी दर्शा सकते हो। क्लियर? अर्थात ये दो साइड के पर्वत आपस में तनाव के कारण या खिंचाव के कारण दूर की ओर खिसकने का प्रयास किया जिसके कारण ये भाग नीचे की ओर अवतलित हो गया और यहाँ पर ये घाटी का निर्माण हुआ। क्लियर हुआ? इसी प्रकार की घाटी को हम भ्रंश घाटी कहते हैं या रिफ्ट वैली कहते हैं। अर्थात आपकी जो नर्मदा नदी है वो भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में ही प्रवाहित होती है दोस्तों। कहाँ होती है? भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में ही प्रवाहित होती है। तो मध्य प्रदेश की अगर नर्मदा नदी ले लो, सोन नदी ले लो और ताप्ती नदी ले लो, ये तीनों नदियां भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, अर्थात भ्रंश घाटी या दरार घाटी या रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है। क्लियर हुआ? तो आपको ये थोड़ी सी चीजें याद रखना है। तो आपको पूछ ले नर्मदा किस प्रकार की घाटी का निर्माण करती है तो भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। क्लियर? आगे मैं नर्मदा नदी की बात करता हूं। नर्मदा नदी अपने उद्गम स्थल से लेकर अलीराजपुर से मध्य प्रदेश से अलग महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती है, अर्थात अनूपपुर जिले से लेकर अलीराजपुर तक ये कह सकता हूं कि ये मध्य प्रदेश के 15 जिलों से प्रवाहित होती है। कितने जिलों से गुजरती है? 15 जिलों से होकर बहती या प्रवाहित होती है। क्लियर? तो दोस्तों आप एग्जाम का दायरा बढ़ गया है, ऑनलाइन पैटर्न पर एग्जाम होती है आप लोगों की, तो मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग आपको ये 15 जिले भी याद होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो नर्मदा नदी जिन जिन 15 जिलों से गुजरती है उनके नाम भी हम देख लेते हैं। क्लियर? तो सबसे पहला जिला यहाँ पर आएगा, मैं जिले लिखने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर सबसे पहला जिला आएगा आपका अनूपपुर। अनूपपुर के बाद में जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपका आ जाएगा मंडला। मंडला से जैसे ही आगे बढ़ेंगे, मंडला से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आ जाएगा डिंडोरी। डिंडोरी के बाद में हम बात करेंगे जबलपुर की। जबलपुर से होते हुए नरसिंहपुर। इसके बाद आगे की बात करें तो दोस्तों कंटिन्यू जैसे आप लोगों का होशंगाबाद, हरदा, हरदा के बाद में रायसेन। रायसेन के अलावा मैं बात करूं तो सीहोर। क्लियर? सीहोर। सीहोर के आगे मैं बात करूं तो देवास। देवास के आगे हम बात करें तो आपका खंडवा लिख देता हूं। खरगोन आ गया, चलो ठीक है खरगोन लिख देते हैं। खरगोन, खंडवा, धार, बड़वानी, अलीराजपुर। अलीराजपुर दोस्तों तो लगभग ये 15 जिलों से होकर गुजरती है।
15। यहाँ पर मैंने 15 जिलों को विस्तृत रूप से लिखा है, अर्थात ये अनूपपुर से होते हुए और अलीराजपुर कितने जिलों से होकर गुजरती है? 15 जिले। जैसे अनूपपुर मंडला के बाद डिंडोरी के बाद जबलपुर से आगे बढ़ेंगे नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, रायसेन, सीहोर, देवास, खरगोन, खंडवा, धार और बड़वानी, और आपका लास्ट जिला आएगा अलीराजपुर। इन जिलों से प्रवाहित होते हुए अंतिम रूप से मध्य प्रदेश से बाहर हो जाती है और महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती है। क्लियर? महाराष्ट्र में कुछ दूरी पर प्रवाहित होते हुए या कुछ लंबाई तय करती है, उसके पश्चात ये नदी कहां प्रवाहित हो जाती है? गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में बहते बहते हुए अंतिम रूप से खंभात की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है। क्लियर? तो नर्मदा नदी का हम बात कर रहे थे या नर्मदा नदी पर चर्चा कर रहे थे दोस्तों, तो हमने देखा कि ये नदी अमरकंटक अर्थात अनूपपुर जिले के अमरकंटक के नर्मदा कुंड से निकलती है। वहां पर इसकी ऊंचाई होती है 1051 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। क्लियर? ये पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर मैं लंबाई के आधार पर बात करूं तो ये भारत की 5वीं बड़ी नदी है। कौन सी है? 5वीं बड़ी नदी है दोस्तों। क्लियर? अर्थात मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली भी सबसे लंबी नदी है, और ये भारत की 5वीं बड़ी नदी मानी जाती है। क्लियर? उसके बाद हमने देखा कि मध्य प्रदेश में अर्थात देखें नर्मदा की कुल लंबाई कितनी है, तो 1077 किलोमीटर है दोस्तों, और इसकी कुल नदी की लंबाई की बात करें तो 13-12 किलोमीटर है। कितनी है? 13-12। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो 41 से बाईं ओर से 22 मिलती है और दाईं ओर से 19 मिलती है। तो ऐसे महत्वपूर्ण फैक्टर या तथ्यों पर हमने चर्चा करी। भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, 15 जिलों से होकर यह नदी प्रवाहित होती है। क्लियर हुआ दोस्तों? इस नदी पर अनेक जलप्रपातों का निर्माण भी होता है, अर्थात ये नदी अनेक जलप्रपातों का अलग अलग स्थानों पर निर्माण करती है। जैसे ये नदी अपने उद्गम स्थल से कुछ ही दूरी पर कपिल धारा और दुग्ध धारा नामक 2 जलप्रपातों का निर्माण करती है। कौन से? मैं यहां पर दर्शाने की प्रयास करता हूं, आप लोगों को लिख देता हूं। कपिल धारा और दुग्ध धारा नामक 2 जलप्रपातों का निर्माण करती है। आप यह नदी अमरकंटक से जैसे ही उद्गमित होती है वो निकलती है, कुछ ही दूरी पर कपिल धारा और दुग्ध धारा नामक 2 जलप्रपातों का निर्माण करती है। यहां से आगे बढ़ती है तो नरसिंहपुर में भी अनेक जलप्रपातों का निर्माण करती है, जिसमें से आपका महत्वपूर्ण है जैसे भीमकुंड, अर्जुन कुंड। क्लियर? इंपोर्टेंट ज्यादा नहीं है पर फिर भी लिख सकते हो आप लोग, भीमकुंड और अर्जुन कुंड। वहीं मैं अगर बात करूं तो यहां से जैसे ही आगे बढ़ेगी तो जबलपुर में आएगा, तो जबलपुर में भी एक जलप्रपात का निर्माण करती है जिसको बेड़ाघाट या धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। जो दोस्तों आप लोगों ने मोहनजोदारो मूवी देखी होगी, उसमें बेड़ाघाट की विशाल चट्टानें, बेड़ाघाट पर संगमरमर की चट्टानें स्पष्ट रूप से दिखाई दी गई है। क्लियर? तो बेड़ाघाट या इसी को हम कहते हैं धुआंधार या इसी को कहते हैं बंदर कुदनी। क्या कहते हैं? बंदर कुदनी। यहीं पर एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर बंदर कूदते रहते हैं, इसलिए जलप्रपात का नाम रखा गया बंदर कुदनी। तो एक जलप्रपात का निर्माण जबलपुर में होता है जिसे हम लोग कहते हैं धुआंधार जलप्रपात, या इसी को हम कहते हैं बेड़ाघाट जलप्रपात। क्लियर हुआ? धुआंधार जलप्रपात या बेड़ाघाट जलप्रपात। क्लियर हुआ दोस्तों? जैसे ही यहां से आगे बढ़ते हैं तो ये नदी बड़वा में भी अनेक जलप्रपातों का निर्माण करती है, जैसे आपका मांधार और ददरी। कौन से? मांधार और ददरी। अर्थात ये नदी जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपका खरगोन जिले के बड़वा में 2 जलप्रपातों का निर्माण करती है, जिसका एक का नाम है आप लोगों का मांधार और दूसरे का नाम है दर्दी। कौन सा? दर्दी। इसी के आगे और बढ़ेंगे तो महेश्वर में भी एक जलप्रपात का निर्माण करती है जिसका नाम है दोस्तों सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा अर्थात ये नदी अनेक स्थानों पर अनेक जलप्रपातों का निर्माण करती है। क्लियर? तो हमने देखा कि ये नदी जैसे ही उद्गमित होती है, जहां से निकलती है, कुछ ही दूरी पर आगे चलकर कपिल धारा और दुग्ध धारा अर्थात कपिल धारा और दुग्ध धारा जलप्रपात अनूपपुर जिले में आते हैं। इन्हीं दोनों जलप्रपातों का निर्माण करती है। यहीं से आगे बढ़ती है तो जबलपुर में ये धुआंधार जलप्रपात या जिसको हम कहते हैं बेड़ाघाट जलप्रपात या बंदर कुदनी जलप्रपात का निर्माण करती है। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो बड़वा में ये नदी पुनः 2 जलप्रपातों का निर्माण करती है, जिसमें से एक का नाम है मांधार और एक का नाम है दर्दी है। क्लियर दोस्तों? जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो महेश्वर में ये नदी एक जलप्रपात का और निर्माण करती है जिसका नाम है सहस्त्रधारा। क्या है दोस्तों? सहस्त्रधारा। क्लियर? इसके अलावा मैंने थोड़ा सा बताया था कि नरसिंहपुर में भी ये कुछ जलप्रपातों का निर्माण करती है, जैसे अर्जुन कुंड, भीम कुंड। क्लियर हुआ? ऐसे जलप्रपातों का निर्माण करती है। क्लियर हुआ? नर्मदा नदी को याद रखना है आप लोगों को दोस्तों कि इसके अपवाह तंत्र की बात करें तो कई बार पूछा गया है कि नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र या जल संभर क्षेत्र या इनकेचमेंट एरिया कितना है, तो इसका मैं बता देता हूं यहाँ पर
यहां पर लिख देता हूं दोस्तों, याद रखना है। इसका अपवा तंत्र क्षेत्र या जल संभर क्षेत्र भी कहते हैं 93,180 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 93,180 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो नर्मदा नदी का अपवा तंत्र या इंकेजमेंट एरिया या जल संभर क्षेत्र कितना है, अर्थात उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं उन सभी के जल तंत्र या अपवा क्षेत्रों को जोड़ लिया जाए तो 93,180 वर्ग किलोमीटर में इसका अपवा तंत्र है। क्लियर हुआ दोस्तों? अगले फैक्टर की हम बात करते हैं तो इस पर देखे हमने जलप्रपात देखे और अपवा तंत्र देखा कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, तो 93,180 वर्ग किलोमीटर में। अगली हम बात करते हैं तो नर्मदा नदी पर अनेक बांध या परियोजनाएं या जल विद्युत परियोजनाएं चलाई जा रही। क्लियर हुआ दोस्तों? तो अनेक बांधों का निर्माण है, जैसे यहाँ पर नर्मदा नदी की जबलपुर में अगर हम बात करें तो नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है बरगी नदी। क्लियर? इसी बरगी नदी पर बरगी डैम का निर्माण किया गया है जिसे रानी अवंतीबाई बांध परियोजना या बरगी परियोजना भी कहा जाता है दोस्तों। रानी अवंतीबाई या बरगी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को पता होगा खंडवा के पुनासा में पुनासा डैम बनाया गया है। इसी परियोजना को हम इंदिरा गांधी सागर परियोजना के नाम से जानते हैं दोस्तों। किसके नाम से जानते हैं? इंदिरा गांधी सागर परियोजना के नाम से जानते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका ओमकारेश्वर आएगा। ओमकारेश्वर में भी एक बांध बनाया गया है जिसे ओमकारेश्वर बांध या ओमकारेश्वर बांध परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हुआ? जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपका महेश्वर आएगा। महेश्वर में महेश्वर बांध परियोजना या आपका महेश्वर जल विद्युत परियोजना कभी संचालित की जा रही है नर्मदा नदी पर। क्लियर? जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो गुजरात राज्य में भी एक आपको बांध मिलेगा जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध, जिसकी ऊंचाई को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन के लोगों द्वारा कई बार विरोध भी किया गया था। न्यूज़पेपरों में भी आप लोगों ने सुना होगा, अच्छे से इसकी विस्तृत रिपोर्ट आई थी। क्लियर हुआ? वर्तमान में सरदार सरोवर बांध आपके गुजरात राज्य में स्थित है। क्लियर हुआ दोस्तों? नर्मदा नदी भारत के 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, अर्थात आपका कौन कौन से 3 राज्य मैंने यहाँ पर चर्चा की? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। अब दोस्तों एक बात बता देता हूं कि नर्मदा नदी के जल के बंटवारे को लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और एक राज्य है पड़ोसी जिसका नाम है राजस्थान। क्लियर? इन चारों राज्यों के मध्य कई बार विवाद रहा है जिसको नर्मदा नदी विवाद कहा जाता है, या लगभग भारत की हर बड़ी छोटी नदियों पर लगभग विवाद है कई राज्यों के मध्य जल के बंटवारे को लेकर। क्लियर हुआ? तो उसी प्रकार नर्मदा नदी के जल के बंटवारे को लेकर भी नर्मदा नदी पर विवाद बना हुआ है। क्लियर? इस विवाद को बहुत पहले सुलझा लिया गया है जिसको नर्मदा विवाद प्राधिकरण के माध्यम से। क्लियर? उस प्राधिकरण कहा गया है कि इस नदी के सर्वाधिक जल का उपयोग मध्य प्रदेश राज्य करेगा। कौन सा राज्य करेगा? मध्य प्रदेश राज्य करेगा। दूसरे स्थान पर गुजरात आएगा और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र आएगा और चौथे स्थान पर राजस्थान आएगा। अर्थात इस नदी के जल का सबसे कम उपयोग राजस्थान राज्य द्वारा किया जाएगा और सबसे अधिक मध्य प्रदेश राज्य द्वारा किया जाएगा। आपको मैंने इसलिए बताया कि कई बार पूछ ले कि नर्मदा नदी विवाद कितने राज्यों के मध्य है, तो दोस्तों 4 राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और एक है आपका राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। इस विवाद को नर्मदा विवाद प्राधिकरण का गठन करके सुलझा लिया गया। उस प्राधिकरण में कहा गया कि इस नदी के सर्वाधिक जल का उपयोग कौन करेगा? मध्य प्रदेश, और सबसे कम जल का उपयोग कौन करेगा दोस्तों? तो आपका राजस्थान करेगा। क्लियर हुआ? तो ये नर्मदा नदी की सहायक नदियां, जलप्रपात और नर्मदा नदी पर अनेक बांध थे, उनकी चर्चा करी। हमने भ्रंश घाटी के बारे में देखा कि भ्रंश घाटी क्या होती। एक फैक्ट और बचा है जिस पर हम चर्चा करते हैं नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी दोस्तों एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। क्लियर? तो हम ये देख लेते हैं कि एस्चुरी और डेल्टा में थोड़ा सा क्या अंतर होता है। क्लियर? तो याद रखना, जब नदी अंतिम रूप से जिस खाड़ी में भी या जिस सागर में भी विलीन होती है, विलीन होने से पहले अनेक छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है और डेल्टा जैसी संरचना का निर्माण कर लेती है, उन्हें कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। जैसे भारत की गंगा नदी को ले लो, यमुना नदी ले लो, अर्थात भारत की जितनी भी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है, लगभग सभी नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। क्लियर हुआ? आपको पता भी होगा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कई बार सुना होगा दोस्तों, या नहीं भी सुना हो तो आज आप लोगों ने बिल्कुल सुन लिया होगा और आज से आप लोग जानने भी लग गए होंगे। क्लियर? तो उसी प्रकार जिस प्रकार नदी समुद्र में या सागर में मिलने से पहले अनेक छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, उसे हम डेल्टा कहते हैं। और ये बिना शाखाओं में बटे मुख्य धारा जो बह के आ रही है या चल कर आ रही है, यही मुख्य धारा अगर किसी खाड़ी या सागर में विलीन हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एस्चुरी कहते हैं। और नर्मदा
नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां दोस्तों एस्चुरी का निर्माण करती है, न कि डेल्टा का। समझ में आया? क्लियर? एक बार पुनः रिपीट करता हूं कि जो मुख्य धारा में चलकर आ रही है, यही मुख्य धारा नर्मदा नदी की खंभात की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है। क्लियर? इसी को हम क्या कहते हैं? एस्चुरी। क्या कहते हैं? एस्चुरी कहते हैं दोस्तों। क्लियर? तो आज हमने बात करी नर्मदा नदी अपवाह तंत्र पर दोस्तों। इसमें बहुत सारे तथ्यों पर मैंने कुछ चीजें लिखी भी है, डायग्राम में दर्शाया भी है। उसकी सहायक नदियों को भी देख सकते हो, दाईं और बाईं ओर से निकलने वाली। क्लियर? बहुत सारी महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पर दर्शा दी है। उसके उपनामों की चर्चा की, भ्रंश घाटी की चर्चा की, कितने जिलों से होकर गुजरती है, कितने जलप्रपात है और कितनी परियोजना है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये था आज आपका लेक्चर का नर्मदा नदी पर आधारित। क्लियर? तो नर्मदा नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत हमने सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा की है। आप दोस्तों से निवेदन है, इसे नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आज की मेरी क्लास यहीं पर खत्म होती है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। आपको अगर ये वीडियो या हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बोले कि बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। जय हिंद साथियों।